हेलो दोस्तों, दर्द भरी हिंदी कहानियाँ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर के हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। कॉलेज की लंबी मीटिंग ने प्रिंसिपल सुनीता को बेहद थका डाला था। मौसम भी थोड़ा गर्म हो चला था, इसलिए शाम के समय भी हवा में तरावट का भाव था। उन्होंने जल्दी जल्दी जरूरी फाइलों पर हस्ताक्षर किए और हिंदी की प्रोफेसर के साथ बाहर आई। आकांक्षा की गाड़ी नहीं आई थी, सो उन्हें भी अपनी गाड़ी में साथ ले लिया। घर आने पर आकांक्षा ने बहुत आग्रह किया कि चाय पीकर ही वे जाएं। लेकिन एक तो मीटिंग की गंभीर चर्चाओं पर बहस की थकान, दूसरे मन की खिन्नता ने वह आमंत्रण स्वीकार नहीं किया। वे एकदम अपने कमरे में जाना चाह रही थी। सुबह से ही मन खिन्न उठा था। अगर यह अति आवश्यक मीटिंग नहीं होती तो वे कॉलेज जाते भी नहीं। आज की सुबह आंखों में तैर उठी। कितनी खुश थी सुबह उठकर। सिरहाने की लंबी खिड़की खोलते ही सिंदूरी रंग का गोला दूर उड़ता हुआ रोज नजर आता। आज भी वे उस रंग के नाजुक गाढ़ेपन को देखकर मुग्ध हो उठी थी। तभी पड़ोस में रहने वाली आकांक्षा के नौकर ने बंद लिफाफा लाकर दिया, जो कल शाम की डाक से आया था और भूल से उनके यहाँ डाकिया दे गया था। उसी मुदित भाव से लिफाफा खोला। छोटी बहन शोभा का पत्र था उसमें। गोल तकिए पर सिर टेक आराम से पढ़ने लगी, लेकिन पढ़ते पढ़ते उनका मन पत्ते सा कांपने लगा और चेहरे से जैसे किसी ने बूंद बूंद खुशी निचोड़ ली थी। ऐसा लगा कि वे ऊंची चट्टान से लुढ़क कर खाई में गिरकर लहूलुहान हो गई हैं। जैसे कोई दर्द का नुकीला पंजा है जो धीरे धीरे उनकी ओर खौफनाक तरीके से बढ़ता आ रहा है। उनकी आंखों से मन का दर्द पानी बहकर बह निकला। दरवाजे की घंटी बजी। कांता आ गई थी काम करने। सुनीता ने पलकों में दर्द समेट लिया और कॉलेज जाने की तैयारी में लग गई। मन उजाड़ रास्तों पर दौड़ रहा था पागल सा। आंखें खुली थी, पर दृष्टि के सामने काली परछाइयां झूल रही थी। कितनी कठिनाई से पूरा दिन गुजारा था उन्होंने। हंसी भी, बोली भी, कई मुखेटे उतारती चढ़ाती भी रही, परंतु भीतर का कोलाहल बराबर उन्हें बेरहमी से गर्म रेत पर पछाड़ता रहा। क्या शोभा का जीवन संवारने की चेष्टा व्यर्थ गई? क्या उनके हाथों कोई अपराध हुआ है जिसकी सजा पूरी जिंदगी शोभा को झेलनी होगी? अपने कमरे में आकर वे बिस्तर पर निढाल होकर पड़ गई। मैले कपड़ों की खुली बिखरी गठरी की तरह जाने कितने दृश्य आंखों में तैरने लगे। विचारों का काफिला धूल भरे रास्तों में भटकने लगा। 3 भाइयों के बाद उनका जन्म हुआ था। सभी बड़े खुश थे। काजल काकी और अनीता बुआ बताती रहती थी कि 7 दिन तक गीत गाए गए थे और छोटे बड़े सभी में लड्डू बांटे गए थे। बाबा ने नाम दिया सुनीता। सोचा होगा कि बेटी के बाद और लड़के होंगे। इसी पुत्र लालसा के चक्कर में 2 बहनें और हो गई। तब न गीत गाए गए और न लड्डू बांटे गए। कहते हैं ना कि जब लोग अपनी स्वार्थ लिप्सा की पूर्ति मन चाहे ढंग से प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तब घर के द्वार देहरी भी रुष्ट हो जाते हैं। वहाँ यदि अपनी संतान में बेटा बेटी का भेद करके निराशा, कुंठा, निरादर और घृणा को बो दिया जाए तो घर एक सन्नाटा भरा खंडर मात्र रह जाता है। उस भरे पूरे घर में धीरे धीरे कष्टों के दायरे बढ़ने प्रारंभ होने लगे। बड़े भाई छुट्टी के दिन अपने साथियों के साथ नदी स्नान के लिए गए थे। तैरने की शर्त लगी। उन्हें नदी की तेज लहरें अपने चक्रवात में घेर कर ले डूबी। लौट कर आई थी उनकी फूली हुई शरीर। घर भर में कोहराम मच गया था। माँ और बाबूजी पागल हो उठे। बाबा की आंखें सूखे कुएं की तरह अंधेरों से अट गई। धीमे धीमे शब्दों में कहा जाने लगा कि तीनों लड़कियां भाई की मौत का कारण बनी हैं। न तीनों नागिनें पैदा होती और न हट्टा कट्टा भाई मौत का ग्रास बनता। समय ने सभी के घाव को पूरना शुरू ही किया था कि बीच वाले भाई सुरेश के मोती झरा निकला। वह ऐसा बिगड़ा कि दवाओं और डॉक्टरों की सारी मेहनत पर पानी फेरता रहा। मौत फिर दबे पाँव आई और चुपचाप अपना काम कर गई। इस बार के हाहाकार ने आकाश तक हिला दिया। पिता एकदम टूट गए। 20 वर्ष आगे का बुढ़ापा एक रात में ही उन पर छा गया था। बाबा खाट से चिपक गए थे। माँ चीख चीख कर अधमरी हो उठी और बिना किसी लाज हिचक के जोर जोर से घोषणा करने लगी कि मेरी तो लड़कियां साक्षात मौत बनकर पूरा कुनबा खत्म करने आई है। इनका तो मुंह देखना भी पाप है। मोहल्ला, पड़ोस, रिश्तेदार सभी परिवार के सदस्यों के साथ तीनों बहनों को भरपूर कोसने लगे। अपने ही घर में तीनों किसी एकांत कोने में पड़ी रहती, अपमानित और धुतकारी हुई। ना कोई प्यार से बोलता, ना कोई आंसू पोंछता। तीनों की इच्छाएं मरकर काट हो गई। लाख सोचने पर भी वे यह समझ नहीं पाई कि भाइयों की मृत्यु से उनका क्या संबंध है। वे मनहूस क्यों हैं? तीसरा भाई बचपन से जिद्दी व दंगली किस्म का था।
अब अकेला होने पर वह और बेलगाम हो गया था। सभी उसी को दुलारते रहते, उसकी हर जिद पूरी होती और सभी गलतियां माफ कर दी जाती। नतीजा यह हुआ कि वह स्कूल में नियमित नहीं गया, उल्टे सीधे दोस्त बन गए। घर से बाहर सुबह से शाम तक व्यर्थ में घूमता भटकता रहता। ऐसे ही गलत भटकाव में वह नशे का भयंकर आदी हो गया। न ढंग से खाता, न नींद भर सो पाता था। माता पिता से खूब जेब खर्च मिलता, कोई सख्ती से रोकने टोकने वाला नहीं था। एक दिन कमरे में जो सोया तो सुबह उठा ही नहीं। उसके चारों ओर नशीली गोलियों और नशीले पाउडरों की रंग बिरंगी शीशियां फैली पड़ी थी, और वह मुंह से निकले नीले झाग के साथ मौत की गोद में सो रहा था। उसकी ऐसी घिनौनी मौत को देखकर तो जैसे सभी गूंगे बहरे से उठे थे। पूरे पड़ोस में उस घर की बर्बादी पर हाहाकार मच गया था। कहाँ तक चीखते रोते, आंसुओं का समंदर भीतर के पहाड़ जैसे दुख ने सोख लिया था। घर भर में फैले सन्नाटे के बीच वे तीनों बहनें अपराधियों की तरह खुद को सबकी नजरों से छिपाए रहती थी। उचित देखभाल और स्नेह के अभाव में तीनों ही हर क्षण भयभीत रहती। अब तो उन्हें अपनी छाया से भी भय लगने लगा था। दिन भर उन्हें गालियां देकर कोसा जाता और बात बात पर पिटाई की जाती। जानवर की तरह उन्हें घर के कामों में जुटा दिया गया था। वे उस घर की बेटियां नहीं, जैसे खरीदी हुई गुलाम थी, जिन्हें आधा पेट भोजन, मोटा छोटा कपड़ा और अशब्द इनाम में मिलते थे। पढ़ाई छूट गई थी। सुनीता तो किसी तरह 10वीं पास कर चुकी थी, लेकिन छोटी सोनाली और शोभा अधिक नहीं पढ़ पाई। जब भी सगी माँ द्वारा वे दोनों जानवरों की तरह पीटी जाती, तब भयभीत से कांपती हुई दोनों बड़ी बहन के गले लगकर घंटों घुटी घुटी आवाज में रोती रहती थी। कुछ भीतरी दुख से, कुछ रात दिन रोने से पिता की आंखें कतई बैठ गई थी। वे पूरी तरह से अंधे हो गए थे। माँ को तो पहले ही रतौंधी थी। शाम हुई नहीं कि सुबह होने तक उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता था। बाबा का स्नेह उन बहनों को चोरी चोरी मिल जाया करता था। पिता की नौकरी गई तो घर खर्च का प्रश्न आया। तब बड़ी होने के नाते सुनीता अपना सारा भय और अपनी सारी हिचक लज्जा भूलकर ट्यूशन करने लगी थी। साथ ही प्राइवेट पढ़ाना शुरू कर दिया था। बहनों को फिर से स्कूल में दाखिला दिलाया। तीनों बहनों में हिम्मत आई, आत्मसम्मान जागा। तीनों माँ बाबूजी की मन लगाकर सेवा करती और घर बाहर के काम के साथ साथ पढ़ाई चलती रही। वे ही मनहूस बेटियां अब माँ और बाबूजी की आंखों की ज्योति बन उठी थी। सभी की प्रशंसा की पात्र। मोहल्ले और रिश्तेदारी में उनके उदाहरण दिए जाने लगे। घर में हंसी खुशी की ताजगी लौट आई। इस ताजगी को पैदा करने में और बहनों को उचित शिक्षा दिलाने में वे कब अपने तन मन की ताजगी खो बैठी, यह कहाँ जान सकी थी। विवाह की उम्र बहुत पीछे छूट गई थी। छोटे बड़े स्कूलों का सफ़र करते करते इस कॉलेज की प्रिंसिपल बन गई। घर में सुनीता दीदी और कॉलेज में प्रिंसिपल सुनीता हो गई थी। छोटी दोनों बहनों की शादियाँ उन्होंने बड़े मन से की, बेटियों की तरह विदा किया। सोनाली के जब लगातार 5 लड़कियां हुई, तब उसको ससुराल वालों से इतने ताने, ऐसी ऐसी यातनाएं मिली कि एक बार फिर उसका मन आहत हो उठा। बहुत समझाया उन लोगों को। दामाद जो अच्छा खासा पढ़ा लिखा, समझदार और अच्छी नौकरी करने वाला था, उसे भी भले बुरे का ज्ञान कराया, परंतु सब व्यर्थ रहा। सोनाली के ससुराल के पड़ोस में ही प्रेम सहाय पटवारी की लड़की निशा की शादी हुई थी। उसने आकर बताया था, बेकार इन पत्रों के ढोकों से सिर फोड़ती हो दीदी, उन पर क्या असर होने वाला है। हाँ, जब भी तुम्हारे खत जाते हैं या उन्हें समाज संसार की बातें समझाती हो, तब और भी जली कटी सुनाती है। सोनाली की सास और जेठानी जिस दामाद को भोला भाला समझती हो, वह पढ़ा लिखा पशु है, मारपीट करता है। हर समय विधवा ननद तानों से सोनाली को छलनी करती रहती है। सोनाली तो सूखकर हड्डियों का ढांचा भर रह गई है। बुखार खांसी हमेशा बनी रहती है, ऊपर से धोबिया लदान झगड़ा भर काम। वे कांप उठी थी निशा से सारी बातें सुनकर। उसके लिए उनका मन भीग भीग उठा था। बचपन में माँ से दुत्कारी जाने पर वे उसे गोदी में छिपा लेती थी। उनकी विवशता भीतर ही भीतर हाहाकार मचाए रहती थी। एक दिन बुरी खबर आ ही गई कि क्षय रोग के कारण सोनाली चल बसी है। शुरू से ही अपमान से धुनी देह को क्षय के कीटाणु चाट गए, अथवा ससुराल के लोग उसकी असामयिक मौत के जिम्मेदार रहे। प्रश्नों से घिर उठी वे हमेशा की तरह। और इधर आज महीनों बाद मिला यह शोभा का पत्र। क्या बदल पाई वे बहनों का जीवन। सोचा था कि जो कुछ उन्हें नहीं मिला, वह सब कुछ बहनों के आंचल में बांधकर उनके सुखी संपन्न जीवन को देखेगी। कितनी प्रसन्न होगी जीवन की इस उतरती धूप की गहरी छाँव में। अपनी सारी महत्वाकांक्षाएं और मेहनत से कमाई पाई पाई उन पर न्यौछावर कर दी थी।
हृदय की ममता से उन्हें सराबोर करके अपने कर्तव्यों का एक एक चरण पूरा किया, परंतु पंखे की हवा से जैसे शोभा के पत्र का एक एक अक्षर उनके सामने गर्म रेत के बगलों की तरह उड़ रहा था, या कि जैसे शोभा सामने बैठकर हमेशा की तरह आंसुओं में डूबी भाषा बोल रही थी, किसे सुनाए हुए मन की व्यथा। पत्र का एक एक शब्द जैसे लावा बनकर भीतर तक झुलसाए जा रहा था। दीदी, मैं रह गई थी बंजर धरती से सोनी सपाट। कितने वर्ष काटे मैंने बंजर शब्द का अपमान सहते हुए, और आप भी क्या कम चिंतित और बेचैन रही थी मेरी मानसिकता देख सुनकर। फिर भी मैं अपने आप को तब सहराने लगी थी जब आपके बार बार समझाने पर मेरे पति और ससुराल के सदस्य किसी बच्चे को गोद लेने के लिए इस शर्त पर तैयार हो गए थे कि एकदम खोजबीन करके तुरंत जन्मा बच्चा ही लिया जाएगा। और आपने वह दुरूह कार्य भी संपन्न कराया था। फूल सा कोमल सुंदर बच्चा पाकर सभी निहाल उठे थे। सास ने नाम दिया नवनीत, ससुर प्यार से उसे पुकारते नवो। बच्चे की कच्ची दुधिया निश्चल हंसी में हम सभी निहाल उठे। आप भी कितनी निश्चिंत और संतुष्ट हो उठी। लेकिन दीदी, पूत के पाँव पालने में दिखने शुरू हो गए थे। मैंने आपको कभी कुछ बताया नहीं था। सदैव उसकी प्रशंसा ही लिखती सुनाती रही। आज स्वयं को रोक नहीं पा रही हूँ। सुनिए, यह शुरू से ही बेहद हट्टी और जिद्दी रहा। कहना ना मानना, झूठ बोलना और बड़ों के साथ अशिष्ट व्यवहार करना आदि। स्कूल में मंदबुद्धि बालक माना गया। क्या आप समझती हैं कि हम सब चुप रहे? नहीं दीदी, लाड प्यार से डरा धमकाकर, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाकर और पूरी जिम्मेदारी से उस पर नजर रखकर भी उसके स्वभाव को रत्ती भर बदल नहीं सके। आगे चलकर तो कपट छल से बातें करना, झूठ बोलना, धोखा देना और चोरी करना उसकी पहचान हो गई। पेशेवर चोरों की तरह वह शातिर हो गया। स्कूल से भागना, सड़क पर कंचे खेलना, उधार लेकर चीजें खाना, मारना पीटना, भद्र भाषा बोलना आदि उसकी आदत हो गई। सभी परेशान हो गए। शक्ल सूरत से कैसा मनोहारी, लेकिन व्यवहार में एकदम राक्षसी प्रवृत्ति वाला। उम्र बढ़ने के साथ साथ उसकी आवारागर्दी और उच्च श्रृंखला भी बढ़ने लगी। दीदी, अब वह घर से जेवर, रुपया और अपने पिता के सोने की चैन वाली घड़ी लेकर भाग गया है। 2 दिन हो चुके हैं। गलत दोस्तों के बीच क्या नहीं सीखा उसने। जुए से लेकर नासा पानी तक सब बहुत दुखी हैं। कैसे करते पुलिस में खबर, अपनी ही बदनामी है। स्कूल से भी उसका नाम काट दिया गया है। हम क्या रपट लिखाएंगे? किसी स्कूटर की चोरी में उसकी पहले से तलाश हो रही है। दीदी, यह कैसा पुत्र लिया हमने? इससे अच्छा तो बचपन का दुखी था। यूं सांस सांस में सर्वनाक टीसे तो नहीं उड़ती। संतानहीन रहकर इस दोहरे तेरे बोझ तले तो ना पिसती हम लोगों की जिंदगी। पढ़े लिखे सुरुचिपूर्ण सुसंस्कृत परिवार के वातावरण में उस बालक के भीतर बहता लहू क्यों स्वच्छ सुसंस्कृत नहीं हुआ दीदी? हमारी महकती बगिया में कहाँ से यह धतूरे का पौधा पनप उठा? लज्जा और अपमान से सभी का सुख चैन समाप्त हो गया है। सुनीता दीदी, आपके द्वारा रोपा गया सुनहरा स्वप्न इतना विस्कंटक कैसे हो उठा कि जीवन पूर्ण रूप से पाहिज उठा है? परंतु इसमें आपका भी क्या दोष? पत्र का अक्षर अक्षर हथौड़ा बनकर सुबह से उन पर चोट कर रहा था। टूट बिखर तो जाने कब की वे चुकी थी, परंतु शोभा के खत ने तो जैसे उनके समूचे अस्तित्व को छत बिछत कर डाला था। वे सोचने लगी कि कहाँ कसर रह गई भला। इन बहनों को सुख देने की चाह में उन्होंने खुद को झोंक दिया। अपने लिए कभी क्षण भर को भी नहीं सोचा। क्या लिख दे शोभा को कि सभी की झोली में खुशियों के फूल नहीं चढ़ा करते पगली। ठीक है कि इस बालक को तुम्हारी सोनी बंजर को की खुशी मानकर लिया था, एक तरह से उधार लिया हुआ सुख। एक बार जी तो धड़का था कि न जाने यह कैसे धरती का अंकुर होगा, जाने क्या इतिहास होगा इसका। लेकिन तसल्ली भरे विश्वास ने इन संकालू प्रश्नों को एकदम हवा दे दी थी कि तुम्हारे यहाँ का सुरुचिपूर्ण सौंदर्य बोध और सभ्य शिष्ट वातावरण इसके भीतर नए संस्कार भरने में सहायक होगा। पर हुआ क्या? लेकिन शोभा, इस तरह हताश होने से काम नहीं चलेगा। इस तरह से तो वह और भी बागी अपराधी बनेगा। अभी तो कच्ची कलम है। धीरज से खाद पानी देकर और बार बार कटनी छटनी करके क्या माली उसी कमजोर पौधे को जमीन बदल बदल कर अपने परीक्षण में सफल नहीं हो जाता? रख कर तो देखो धैर्य। बुराई काट कर ही उसमें नया आदमी पैदा करना है तुम्हें। टूटे को जोड़ना ही पड़ता है, यही सार्थक भी है। यह सोचते ही उनमें एक नई शक्ति सी आ गई और वे शोभा को पत्र लिखने बैठ गई। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने विचार जरूर बताएं। ढेरों पारिवारिक व शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल दर्द भरी हिंदी कहानियाँ को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।